हेलो बच्चों, नमस्कार। वेलकम टू मिस्टिकल केमिस्ट्री। आज हम लोग आ चुके हैं भाई हमारे थर्मोडायनेमिक्स के लेक्चर नंबर 7 के ऊपर। इसके अंदर हम लोग स्टडी करने वाले हैं बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट और छोटा सा टॉपिक जो कि कॉम्पिटिटिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर हम लोग बहुत से इंपॉर्टेंट कैलकुलेशंस समझते हैं भाई। खास करके हमारे पास एक आता है हेस लॉ, उसके बाद आता है एक बोर्न हैबर साइकिल, और इसकी हेल्प से कैसे कैलकुलेट करते हैं आखिर लैटिस एनर्जी को, ये भी हम लोग देखेंगे। ठीक है भाई। तो हमने केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में क्या पढ़ा था भाई? एक लैटिस एनर्जी के बारे में हमने पढ़ा था। बेसिकली जब आयोनिक कंपाउंड्स बनते हैं तो वो क्रिस्टल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और क्रिस्टल कुछ इस तरीके का दिखता है। इसी को हम लोग क्रिस्टल लैटिस भी बोल देते हैं। तो लैटिस एनर्जी वहां पर क्या होती थी भाई? देखो, जब डिफरेंट आयंस मिलके 1 मोल आयोनिक कंपाउंड बनाते थे, वहां पर जो एनर्जी रिलीज होती थी उसको बोला जाता था लैटिस एनर्जी। तो हमारे पास मान लो कि स्टार्टिंग में क्या थे? सोडियम आयंस थे जो कि आइसोलेटेड गैसियस आयन की फॉर्म में थे। सिमिलरली क्लोराइड आयंस थे, वो भी आइसोलेटेड गैसियस आयंस की फॉर्म में ही थे। दोनों का कॉम्बिनेशन हुआ, 1 मोल सोडियम आयंस 1 मोल क्लोरीन आयंस, दोनों आपस में मिले और दोनों ने 1 मोल लैटिस बना लिया जो कि था NaCl का सॉलिड कंपाउंड। ये लैटिस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता। तो यहाँ पर कुछ एनर्जी रिलीज हुई जिसको हमने क्या बोल दिया? लैटिस इंथैल्पी। 1 मोल लैटिस जब बनी तो जब वो एनर्जी रिलीज हुई उसको हमने बोल दिया लैटिस एनर्जी। अब यहाँ पर ना एक सिमिलर सा प्रोसेस क्या होता है भाई? सोडियम और क्लोरीन के मिलने से सोडियम क्लोराइड बन जाता है सॉलिड फॉर्म में। ये प्रोसेसेस हो सकता है आपको दोनों सिमिलर लगे, लेकिन दोनों सिमिलर नहीं है भाई। इस रिएक्शन के अंदर जो इंथैल्पी का चेंज आता है उसको बोला जाता है इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। और यहाँ पर जब NaCl बना है, यहाँ जो इंथैल्पी का चेंज आया है उसको बोला जाता है लैटिस एनर्जी। दोनों के अंदर डिफरेंस समझो। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हम लोग किसे बोल रहे हैं? वो एनर्जी जो रिलीज हुई जब 1 मोल NaCl बना। कैसे बना भाई? सोडियम और क्लोरीन एलिमेंट के उनके स्टैंडर्ड उनके नेचुरल स्टेट में मिलके रिएक्शन करने से। तो यहाँ पर सोडियम सॉलिड था, सोडियम का हमारे पास सॉलिड ब्लॉक ही होता है लैब के अंदर। क्लोरीन जो है वो गैस की फॉर्म में ही एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ पर अपनी अपनी नेचुरल फॉर्म में दोनों एलिमेंट कंबाइन किए और उन्होंने ये सॉलिड कंपाउंड बना लिया। ये भी सेम क्रिस्टल की तरह ही एग्जिस्ट करेगा, इसमें और इसमें कोई भी फर्क नहीं है। लेकिन जिन रिएक्टेंट्स से हमारी लैटिस बन रही है उसमें फर्क है भाई। जब नेचुरल फॉर्म में दोनों एलिमेंट कंबाइन करके इस तरीके से 1 मोल NaCl बनाएंगे तो यहाँ पर भी इंथैल्पी कुछ रिलीज होगी। वो क्या होगी? इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। हाउएवर लैटिस एनर्जी किसको बोला जाता है? जब आयंस कंबाइन करें, आयंस से लेकर के यहाँ तक का जो प्रोसेस है, आयंस से क्रिस्टल बनने तक का जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस के दौरान जो एनर्जी रिलीज हुई उसको बोला जाता है लैटिस एनर्जी। अब हमने केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में ये सब पढ़ा था, ठीक है। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हमने अभी पढ़ा है, इसलिए कंपेयर भी कर लिया कि कैसे ये आखिर अलग है लैटिस एनर्जी से। अब हम लोग थोड़ा सा केमिकल बॉन्डिंग वाले टॉपिक पे बढ़ते हैं भाई। केमिकल बॉन्डिंग में हमने क्या बोला था? लैटिस एनर्जी को ना डायरेक्टली कैलकुलेट करना बड़ा मुश्किल है। डायरेक्टली कैलकुलेट करना बड़ा मुश्किल है क्योंकि अगर हमें यहाँ निकालनी है तो हमें NaCl की एनर्जी चाहिए होगी, इसके अंदर कितनी हीट है, और हमें इन रिएक्टेंट्स की भी हीट चाहिए होगी भाई। इनके बारे में भी इंथैल्पी का हमें पता होना चाहिए, तभी हम लोग क्या बना पाएंगे? इंथैल्पी, लैटिस इंथैल्पी को कैलकुलेट कर पाएंगे। हाउएवर ये आयंस की फॉर्म में है, आयंस के बारे में हमें बहुत ज्यादा जानकारी नहीं होती है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड ये प्रोसेस हो जाता है और इन दोनों आयंस की इंथैल्पी का पता लगाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो हम लोग क्या करते हैं भाई? लैटिस इंथैल्पी निकालने के लिए ना हम लोग क्या करते हैं? सोडियम प्लस आयन और क्लोराइड आयन, इनके ओरिजिन से स्टार्ट करते हैं। ये आखिर आए कैसे होंगे? क्योंकि देखो नेचुरली हमारे पास सोडियम कैसा होता है भाई? ऐसा तो होता नहीं है। असल में सोडियम ऐसा होता है, एक सॉलिड का ब्लॉक होता है। तो सॉलिड ब्लॉक से आखिर ये सोडियम प्लस आयन गैसियस फॉर्म में ये बने कैसे? सिमिलरली क्लोरीन के डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल से, मतलब कि क्लोरीन के गैस से ये क्लोराइड आयन
गैसियस फॉर्म में, आइसोलेटेड गैसियस फॉर्म में आखिर बने कैसे। तो ये दोनों का अगर हम लोग ओरिजिन समझ जाएं तब हम लोग प्लस माइनस करके जो है एनर्जीज को निकाल पाएंगे भाई, लैटिस एनर्जी को। अब कैसे कैलकुलेट होता है वो हम लोग समझते हैं भाई। इसके लिए हम लोग डिस्कस करते हैं बोर्न हैबर साइकिल। देखो यहाँ पर मैंने क्या लिखा हुआ है भाई, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को एक तरीके से दिखाया हुआ है। क्या होता है, सोडियम का 1 मोल सॉलिड ब्लॉक और हाफ मोल ऑफ क्लोरीन गैस इन गैसियस फॉर्म, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, 1 मोल NaCl बनाते हैं सॉलिड। यहां पर जो इंथैल्पी रिलीज होती है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं भाई, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बोल रहे हैं। लैटिस एनर्जी निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सोडियम प्लस आयंस और क्लोराइड आयंस। सोडियम के सॉलिड मेटल से स्टार्ट करके, क्लोरीन की गैसियस फॉर्म से स्टार्ट करके, आखिर Na प्लस आयन और क्लोराइड आयन कैसे बने, ये जो पूरा एक साइक्लिक प्रोसेस होगा, ये साइक्लिक नहीं सॉरी, ये पूरा जो एक लंबा सा प्रोसेस होगा, सोडियम सॉलिड और क्लोरीन गैस से लेकर के सोडियम क्लोराइड की लैटिस बनने तक का सफर, वो दिखाया जाता है एक डायग्राम की फॉर्म में। उसको बोला जाता है बोर्न हैबर साइकिल। ये साइकिल जरूर है लेकिन यहाँ पर जो प्रोसेस होती है वो साइक्लिक नहीं होती भाई, ये ध्यान में रखना, ठीक है। तो सॉलिड सोडियम से हमें क्या बनाना है, सोडियम आयंस बनाने हैं। यहाँ पर हमारा मकसद है सोडियम प्लस आयंस तक लेके आना है ना, और यहाँ पर हमारा मकसद है क्लोरीन गैस से क्लोराइड आयंस की फॉर्म में लेके आना, और ये भी आइसोलेटेड गैसियस फॉर्म में होनी चाहिए भाई। ये मकसद है भाई हमारा, शुरू से लेके आखिर तक यहां तक पहुंचाएंगे, बस मकसद नहीं भूलना है, ठीक है। Na सॉलिड, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं भाई, सोडियम का हमारे पास ब्लॉक होता है, सॉलिड मेटल का ब्लॉक होता है, उसको हम लोग क्या करवाएंगे, वेपोराइज करवाएंगे। सबसे पहले सोडियम को सॉलिड से गैस फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट करेंगे। Na प्लस आयन हमें बनाना है लास्ट में, लेकिन पहले क्या करेंगे, उसको गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। Na सॉलिड को हमने बना दिया Na गैस। इस प्रोसेस को बोला जाता है सब्लिमेशन, जहां पर कोई सॉलिड कंपाउंड डायरेक्टली कन्वर्ट होता है एक गैसियस कंपाउंड के अंदर बिना किसी इंटरमीडिएट लिक्विड स्टेट के, वहां पर उस प्रोसेस को बोला जाता है सब्लिमेशन प्रोसेस। और इस इंथैल्पी का जो भी चेंज आया होगा इस प्रोसेस में, सब्लिमेशन में जो इंथैल्पी का चेंज आया होगा उसको क्या बोला जाता है, इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। तो यहां पर एक इंथैल्पी जो कि आई होगी वो आई होगी इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। अब सोडियम का गैसियस एटम हमने बना दिया भाई, गैसियस एटम से आइसोलेटेड गैसियस एटम से आइसोलेटेड गैसियस आयन हमें बनाना है। मतलब सीधा सा है भाई, एक इलेक्ट्रॉन हमको बाहर निकालना है, मेटल का एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, तभी ये प्रोसेस होगा। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, याद करो चैप्टर नंबर 3, जब कोई आइसोलेटेड गैसियस एटम खास करके मेटल का एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, तब वहां पर एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है उसको बोला जाता है क्या, आयोनाइजेशन एनर्जी। 1 मोल सोडियम एटम्स जब 1 मोल सोडियम आयंस के अंदर कन्वर्ट होंगे तो उसको क्या बोल देंगे, आयोनाइजेशन इंथैल्पी। इंथैल्पी का मतलब 1 मोल की एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पर जो एनर्जी चाहिए होगी, जो इंथैल्पी का चेंज आया होगा, उसको हम लोग बोल देंगे भाई आईई मतलब आयोनाइजेशन इंथैल्पी। तो इस तरीके से जो है सोडियम के सॉलिड ब्लॉक से लेकर के सोडियम के आइसोलेटेड गैसियस आयन बनेंगे जो कि लैटिस फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। आगे क्या करना है भाई, आगे क्लोरीन के मॉलिक्यूल से हमें क्लोराइड आयन बनाना है, यही हमारा मकसद था, मकसद नहीं भूलना है कुछ भी करके। क्या करेंगे भाई, क्लोरीन के मॉलिक्यूल में क्या होता है, Cl सिंगल बॉन्ड Cl होता है, ये बॉन्ड हमें करना है ब्रेक। जब ये बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा तो हमें क्या मिलेंगे, 2 क्लोरीन के एटम्स मिल जाएंगे, 2 क्लोरीन एटम्स मिलेंगे। यहां पर हमें क्या चाहिए, एक ही क्लोराइड आयन चाहिए, लेकिन यहां से कितने आने वाले हैं, 2 क्लोराइड आने वाले हैं। तो हम लोग क्या करते हैं भाई, थोड़ा सा स्मार्ट बनते हैं और यहाँ पर ऑलरेडी हम लोग क्या बोल देते हैं कि हमारे पास हाफ मोल है क्लोरीन गैस का, आधा मोल है। अब इससे जो नंबर ऑफ मोल ऑफ
क्लोरीन एटम्स बनेंगे वो कितने बनेंगे, वो 1 बन जाएंगे भाई, है ना, डबल हो जाएंगे। हाफ मोल क्लोरीन गैस थी तो 1 मोल क्लोरीन एटम्स वहां से मिल जाएंगे। तो ये हमको मिल गए क्लोरीन के आइसोलेटेड गैसियस एटम्स। जब हमें एक बॉन्ड तोड़ के डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल को अलग अलग एटम्स में स्प्लिट करना होता है, उस इंथैल्पी चेंज को क्या बोला जाता है भाई, कल के लेक्चर में पूरा दिन हमने यही पढ़ा है, उसको बोला जाता है बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी। तो यहां पर जो इंथैल्पी चेंज आएगा उसको क्या बोलेंगे, डेल्टा एच नेगेटिव। नेगेटिव ये नाम का ही है, ये रिप्रेजेंट करता है बॉन्ड डिसोसिएशन, ठीक है। तो यहां पर जो एनर्जी का चेंज आया होगा उसको बोलेंगे बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी। आगे क्या करना है भाई, क्लोरीन के आइसोलेटेड गैसियस एटम से क्लोराइड के आइसोलेटेड गैसियस एटम तक हमें पहुंचाना है, यही तो मकसद है। यहां पर देखो, इसको एक इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करवाना है। फिर से याद करो चैप्टर नंबर 3, जब कोई आइसोलेटेड गैसियस एटम एक इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करके एक आइसोलेटेड गैसियस आयन बनाता है, वहां पर जो इंथैल्पी का चेंज आता है उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। तो यहां पर जो इंथैल्पी का चेंज आया होगा उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, या फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बोल देते हैं। हेलोजेंस की सबसे ज्यादा नेगेटिव होती है, बाकी कोई मेटल वगैरह है हेलोजन से तो उनकी पॉजिटिव हो जाती है। तो इस तरीके से जो है हमारे पास अलग अलग इंथैल्पीज आ गई अलग अलग प्रोसेस की, जिससे हमने क्या किया है, इन एलिमेंट्स को उनकी नेचुरल फॉर्म से उठा के हमने आइसोलेटेड गैसियस आयन की फॉर्म में लाया है। सिमिलरली क्लोरीन को उसकी नेचुरल स्टेट से उठा करके दो प्रोसेसेस के बाद हमने कहा ले आया है, आइसोलेटेड गैसियस आयन की फॉर्म में। अब क्या होगा भाई, इन दोनों को जब कंबाइन करेंगे तब क्या होगा, NaCl की लैटिस बनेगी। और जब आइसोलेटेड गैसियस आयंस कंबाइन होते हैं 1 मोल लैटिस बनाने के लिए, वहां पर जो इंथैल्पी का चेंज आता है उसे बोला जाता है लैटिस एनर्जी। यही हमको कैलकुलेट करनी है। अब इंटरेस्टिंग बात क्या है भाई, इन सभी वैल्यूज को, लैटिस एनर्जी के अलावा जो 4 तरीके की इंथैल्पी हैं, इनको प्रैक्टिकली कैलकुलेट किया जा सकता है, बड़े आराम से कैलकुलेट किया जा सकता है। तो यहां पर देखो, सबसे पहले देखते हैं भाई इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। सॉलिड कंपाउंड का हमें वेपोराइजेशन करवाना है, तो ऑब्वियस सी बात है हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, इसलिए इसकी वैल्यू पॉजिटिव आने वाली है ना। आगे देखो भाई, सोडियम की लास्ट शेल में ये इलेक्ट्रॉन था जिसको हमने बाहर निकाल दिया, आयोनाइजेशन एनर्जी इसलिए हमें देनी पड़ेगी, रिक्वायर्ड होगी। हम सिस्टम को एनर्जी दे रहे हैं, एनर्जी हीट इज गिवन टू द सिस्टम, पॉजिटिव होगी। नेक्स्ट देखो भाई, क्लोरीन के अंदर बॉन्ड बना हुआ था, हमने बॉन्ड तोड़ा है, बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, ये भी पॉजिटिव होगी। आगे क्या है भाई, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया और नेगेटिव बन गया। यहां पर एनर्जी क्या होती है भाई, कंज्यूम होती है। यहां पर एनर्जी जो है क्या होगी, देखो यहां पर एनर्जी एक्चुअली रिलीज होगी, फाइनल एनर्जी कम मिलेगी क्योंकि क्लोरीन का ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। तो यही रीजन है, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जो होगी वो नेगेटिव हो जाएगी, पॉजिटिव नहीं होगी भाई। यहां पर एनर्जी रिलीज होती है, एब्जॉर्ब नहीं होती। तो यहां पर ये वैल्यू बहुत ज्यादा नेगेटिव मिलने वाली है। तो ये डिफरेंट प्रोसेसेस हैं जो कि क्या बता रही हैं भाई, कि कैसे ये जो आयंस थे जिन्होंने लैटिस बनाई थी, ये अपनी अपनी नेचुरल एलिमेंटल स्टेट से उठ के कैसे आखिर आइसोलेटेड आयंस की फॉर्म में आए थे। तो यहां पर क्या है भाई, एलिमेंट्स की नेचुरल स्टेट से लेकर के लैटिस बनने तक का जो सफर होता है, उसमें जो भी मल्टीपल स्टेट सिस्टम की बीच में बनती हैं, वो उन सारी स्टेट्स का पाथ किसके द्वारा बताया जाता है, बोर्न हैबर साइकिल के द्वारा। यही है भाई बोर्न हैबर साइकिल। इसमें बेसिकली क्या है, इट इज ए डायग्राम which shows the path and order of various processes which eventually lead to the formation of compound from its element। ये एक ऐसा डायग्राम है जो कि ऑर्डर बताता है वेरियस प्रोसेसेस का, कौन सी प्रोसेस पहले हुई कौन सी बाद में हुई, जिससे क्या हुआ, जिससे कि इवेंचुअली हमारे पास सॉलिड कंपाउंड बन गया, आयोनिक लैटिस बन गई, एलिमेंट्स से स्टार्ट होके। ये होता है बोर्न हैबर साइकिल। अब इससे लैटिस एनर्जी कैसे निकालेंगे, देखो भाई ध्यान से देखो, एक प्रोसेस है जो कि बोर्न हैबर साइकिल के हिसाब से
ऊपर लिखी हुई है, इससे ऊपर ऊपर की प्रोसेस, और एक रिएक्शन लिखी हुई है नीचे। दोनों में आपको एक सिमिलैरिटी दिखेगी। सिस्टम की जो स्टार्टिंग स्टेट थी, मान लो कि ए स्टेट थी भाई यहाँ पर, और इसको बोल रहे हैं पी स्टेट, प्रोडक्ट वाली स्टेट, ये दोनों में सेम है भाई। इस रिएक्शन में भी इनिशियल स्टेट यही है। क्या स्टेट है इनिशियल? सोडियम सॉलिड है और हाफ मोल क्लोरीन है। सोडियम सॉलिड है, हाफ मोल क्लोरीन है। सिमिलरली इसमें भी देखो प्रोडक्ट की स्टेट में क्या है, 1 मोल NaCl बना है, यहाँ पर भी 1 मोल NaCl ही बना है। यहाँ पर जो इंथैल्पी चेंज टोटल दोनों प्रोसेसेस में आया होगा, वो कैसा आया होगा? वो सेम आया होगा। क्या है भाई, देखो ए से पी हमने बनाया है, थर्मोडायनेमिक्स की तरफ थोड़ा सा जाओ, स्टेट फंक्शंस और पाथ फंक्शंस को यहाँ पर समझो। एक पाथ नीचे वाला है जिसमें क्या हुआ, डायरेक्टली हमने सोडियम और क्लोरीन का कॉम्बिनेशन दिखा दिया और सिस्टम की स्टेट ए से चेंज कर गई बी में, ये एक डायरेक्ट पाथ हो गया। बोर्न हैबर साइकिल क्या बता रहा है? यहाँ पर मान लो एक इंथैल्पी का चेंज आया डेल्टा एच, ठीक है। बोर्न हैबर साइकिल में क्या हुआ भाई, मल्टीपल स्टेप हमने किए, सिस्टम की स्टेट को चेंज किया है ना, बहुत से स्टेप यहाँ पर हुए हैं, बहुत बार बीच में सिस्टम की स्टेट चेंज हुई है, लेकिन फाइनल स्टेट अभी भी यही है। फाइनली बना तो हमारे पास NaCl ही है। तो एक प्रोसेस में बहुत सारे स्टेप हैं, एक में सिंगल स्टेप में हो गया है। तो यहाँ पर मेन बात क्या है, इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है, और क्योंकि इंथैल्पी हमारे पास होती है स्टेट फंक्शन, तो उसके अंदर जो नेट चेंज आया होगा वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर ही डिपेंड करेगा। मतलब ये जो इतने सारे स्टेप आए हैं, इनमें जो टोटल इंथैल्पी का चेंज आया होगा, टोटल मतलब इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन मिला दो, आयोनाइजेशन एनर्जी मिला दो, लैटिस एनर्जी भी मिला दो, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी भी ऐड कर दो, और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी ऐड कर दो। इन सारी इंथैल्पीज को अगर हम लोग जोड़ दें तो इसके बराबर आना चाहिए भाई, जो इसके अंदर इंथैल्पी का टोटल चेंज आया है। दोनों के अंदर इनिशियल फाइनल स्टेट सेम है, इसलिए टोटल इंथैल्पी का चेंज दोनों प्रोसेसेस में ही सेम आया होगा। यही मतलब होता है इंथैल्पी जे स्टेट फंक्शन का। स्टार्टिंग मटेरियल सेम है, प्रोडक्ट सेम है, फर्क नहीं पड़ता कौन से इंटरमीडिएट बीच में बने हैं, दोनों के अंदर इंथैल्पी चेंज सेम होगा। यही है हमारा हैश लॉ। डिपेंड नहीं करता कि ए से बी डायरेक्टली बना है, देखो डिपेंड नहीं करता, फर्क नहीं पड़ता कि ए से बी डायरेक्टली बना है, वहां पर कुछ इंथैल्पी का चेंज आया होगा। फर्क नहीं पड़ता बीच में 4 इंटरमीडिएट स्टेट आई है, 5 सिस्टम की इंटरमीडिएट स्टेट आई है, जिनकी अपनी अपनी कुछ इंथैल्पी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। टोटल इंथैल्पी चेंज जो होगा ना, वो इस इनिशियल स्टेट पे और इस फाइनल स्टेट पे डिपेंड करेगा। मतलब क्या हुआ भाई, ये जो डेल्टा एच है ना, ये इन सब के बराबर होने वाला है, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस Q5। यही है हमारा हैशलो। हैशलो बेसिकली किस बात के ऊपर बेस्ड है? हैशलो इसी बात पे बेस्ड है कि इंथैल्पी एक स्टेट फंक्शन है, बीच में कितनी स्टेट आई है डजंट मैटर, इनिशियल और फाइनल स्टेट अगर सेम है तो इंथैल्पी चेंज टोटल दोनों में सेम मिलेगा। इंथैल्पी इज ए स्टेट फंक्शन, यही बताता है हमको हमारा हैशलो भाई। द इंथैल्पी चेंज इन ए प्रोसेस इज ऑलवेज द सेम इररिस्पेक्टिव ऑफ द पाथ और नंबर ऑफ स्टेप। कौन सा पाथ है, कितने नंबर ऑफ स्टेप के बाद वो कन्वर्जन हुआ है, फर्क नहीं पड़ता। इनिशियल फाइनल स्टेट अगर सेम है तो इंथैल्पी चेंज सेम होगा उस प्रोसेस के अंदर, इंथैल्पी चेंज सेम होगा उस प्रोसेस के अंदर। तो ये हम लोग समझ गए। बेसिकली हम लोग क्या समझ गए भाई, अब हम लोग डायरेक्टली आगे बढ़ने वाले हैं लैटिस एनर्जी कैसे निकालनी है उसके ऊपर, ठीक है। थ्योरेटिकल प्रोसेस हमने अभी तक क्या समझा है, सोडियम सॉलिड स्टेट में था, क्लोरीन गैसीय स्टेट में था, इस रिएक्शन में भी इस रिएक्शन में भी। फाइनल प्रोडक्ट 1 मोल NaCl की लैटिस बनी थी, इस प्रोसेस में भी इस प्रोसेस में भी। यहाँ पर मल्टीपल स्टेप्स की फॉर्म में हमने दिखाया है, इसलिए रास्ते में बहुत सी इंथैल्पीज का जिक्र हुआ है। यहाँ पर सिंगल स्टेप में फॉर्मेशन हुई है, इसलिए हमने इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बोल दिया है। लेकिन क्योंकि इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट दोनों में सेम है, देखो ये फाइनल स्टेट इस रिएक्शन की, ये इसकी, ये इनिशियल स्टेट इस रिएक्शन की, ये इनिशियल स्टेट इस रिएक्शन की, क्योंकि ये सेम है इसलिए इंथैल्पी चेंज दोनों में सेम आया होगा। अब यहाँ पर देखो लैटिस एनर्जी के अलावा बाकी जितनी भी इंथैल्पीज यहाँ पर हैं वो नोन है भाई, वो एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट भी करी हुई हैं, तो इनको हम लोग ऐड कर देंगे, इसके बराबर पुट कर देंगे, एलई की वैल्यू हमारे पास निकल जाएगी बड़े ही आराम से। ऐसे हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं लैटिस एनर्जी। आगे बढ़ते हैं भाई,
लैटिस एनर्जी कैलकुलेशन फ्रॉम द बोर्न-हैबर साइकिल। यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ है, सेम प्रोसेसेस को दोबारा लिखा हुआ है, बस थोड़ा-सा बेटर हैंडराइटिंग में, है ना? टाइप किया हुआ है ये, इतना ही फ़र्क है। बिल्कुल सारी की सारी प्रोसेसेस यहाँ पर सेम है देखो। आप लोग चाहो तो सोडियम सॉलिड से शुरू करो। हमने क्या करवाया भई, सॉलिड का हमने सब्लिमेशन करवा दिया। एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन कुछ वहाँ पर कंज्यूम हुई। कितनी हुई? 108.4। उसके बाद में क्या किया, सोडियम के गैसियस एटम से हमने क्या किया, सोडियम का गैसियस आयन बनाया जिसमें एक इलेक्ट्रॉन भी लूज़ हो गया। वहाँ पर जो एनर्जी कंज्यूम हुई उसको हमने क्या बोला, आयोनाइज़ेशन एनर्जी, जिसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? पॉजिटिव 495.6 किलो जूल पर मोल के बराबर होगी। तो सोडियम प्लस आयन हमारे पास आ गया। आधा मोल हमने क्लोरीन मॉलिक्यूल लिया, उसके बॉन्ड को ब्रेक किया, 1 मोल क्लोरीन एटम्स हमारे पास बन गए गैसियस फॉर्म के अंदर। यहाँ पर जो एंथैल्पी हमें देनी पड़ी बॉन्ड ब्रेक करने के लिए, जो एनर्जी कंज्यूम हुई, वो है भई हमारे पास बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। अब यहाँ पर एक बात ध्यान से समझना भई, पिछले लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे जिसमें सीधा-सीधा बताया गया था कि क्लोरीन मॉलिक्यूल की जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होती है, वो होती है 242 किलो जूल पर मोल। सीधी-सी बात है, ये चेंज नहीं होगी। ये एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। हाउएवर क्योंकि यहाँ पर आधा मोल क्लोरीन ही हमने बॉन्ड ब्रेक किए हैं। 1 मोल बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो 242 किलो जूल पर मोल एनर्जी चाहिए होती है। आधे ब्रेक करने होंगे तो आधी एनर्जी चाहिए होगी। इसलिए यहाँ पर 121 किलो जूल पर मोल एनर्जी हमने लिखी हुई है। ये हाफ मोल बॉन्ड्स के ब्रेक करने की है भाई। ठीक है? इस वैल्यू को याद करके ये मत समझ लेना कि क्लोरीन मॉलिक्यूल के लिए तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी 121 लिखी हुई थी बोर्न-हैबर साइकिल में, और वही आप लोग डायरेक्टली न्यूमेरिकल में पुट कर दो। नहीं, फर्क समझना, 1 मोल बॉन्ड ब्रेक करने हैं 242 किलो जूल एनर्जी चाहिए। अगर आधा मोल बॉन्ड ब्रेक करने हैं तो आधी एनर्जी चाहिए, 121 किलो जूल पर मोल। तो यहाँ पर हमने क्या किया भाई, मॉलिक्यूल के डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के अंदर हमने सभी एटम्स को स्प्लिट कर दिया। हमारे पास क्लोरीन के आइसोलेटेड गैसियस एटम्स मिल गए। अगला स्टेप, इलेक्ट्रॉन गेन करवाओ। यहाँ पर जो एंथैल्पी रिलीज होगी वो होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये होती है भाई नेगेटिव। इसके बाद क्या है भाई, सोडियम प्लस और क्लोराइड आयंस, सोडियम प्लस आयंस और क्लोरीन नेगेटिव आयंस, ये दोनों आपस में एक तरीके से ऐड हुए। एक तरीके से इन दोनों का एसोसिएशन हुआ, जिससे क्या बना भाई, जिससे 1 मोल NaCl लैटिस हमारे पास बन गई। अब यहाँ पर जो एनर्जी रिलीज होती है या कंज्यूम होती है, इसका साइन बाद में निकालेंगे। उसको बोला जाता है लैटिस एनर्जी और उसकी वैल्यू होती है 788 किलो जूल पर मोल। ये बाद की निकाली हुई वैल्यू है, आप लोग ऐसे मत समझना कि हमें तो लैटिस एनर्जी ही निकालनी थी, उसका आंसर आपने पहले कैसे बता दिया। इसको हम लोग x मान लेंगे, ठीक है? x मान लेंगे, x को हमें ढूंढना है, ठीक है? तो Le लैटिस एनर्जी, ये हमें निकालनी है भाई। एक तरीके से चाहो तो ये इमेजिन कर लो कि हमें अभी तक ये नहीं पता, ठीक है? तो ये था बोर्न-हैबर साइकिल, और इसके अंदर जो वेरियस प्रोसेसेस होती हैं, उनमें कितना एनर्जी का चेंज आता है। नेक्स्ट है हमारे पास एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। जब सोडियम 1 मोल सोडियम सॉलिड के साथ में कंबाइन करता है हाफ मोल ऑफ क्लोरीन गैस, तब NaCl सॉलिड बनता है। यहाँ पर जो एंथैल्पी का चेंज आता है वो आता है भाई कितना, माइनस का 411.2 किलो जूल पर मोल। ये जो प्रोसेस है भाई, यहाँ पर एक चीज ध्यान से समझो, इस प्रोसेस के अंदर जो टोटल एंथैल्पी का चेंज है, डेल्टा एच आर ऑफ द रिएक्शन, वो किसके बराबर होगा? एंथैल्पी, टोटल एंथैल्पी चेंज को अगर हमें रिएक्शन की फॉर्म में लिखना होता है तो कैसे लिखते हैं भाई? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट यहाँ पर क्या है? वो है भाई एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl, ये प्रोडक्ट की हो गई। इसमें से रिएक्टेंट्स की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन माइनस करनी है। रिएक्टेंट्स क्या है? एक क्लोरीन, एक सोडियम। रिएक्टेंट्स दोनों ही ऐसे हैं जिनके अंदर एलिमेंट अपनी नेचुरल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। क्लोरीन एलिमेंट जो है वो क्लोरीन गैस की फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है। सोडियम एलिमेंट जो है वो ये सोडियम सॉलिड की फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है। इसलिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एनी एलिमेंट इन इट्स नेचुरल स्टेट इज कंसीडर्ड जीरो। जो नेचुरल स्टेट में एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं, जो सोडियम की और क्लोरीन की नेचुरल स्टेट है उसी के अंदर ये दिए हुए हैं, तो इसलिए इनकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जीरो कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर जो टोटल रिएक्शन की एंथैल्पी है वो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl के ही बराबर है, और उसकी वैल्यू हमें पहले से पता है। तो इस वजह से देखो, इस रिएक्शन के अंदर जो टोटल एंथैल्पी का चेंज आया और
इस रिएक्शन के अंदर जो टोटल इंथैल्पी का चेंज आया उसको हम लोग इक्वेट कर सकते हैं, उन दोनों को बराबर रख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, सिंपल कैलकुलेशन करनी है भाई। कैसे करेंगे देखो, सोडियम सॉलिड से शुरू करो भाई। तो यहाँ पर इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन ऑफ सोडियम, उसमें ऐड करो इंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ सोडियम, उसके अंदर ऐड करो ये लैटिस एनर्जी, इंथैल्पी ऑफ एक तरीके से Le हो गया, उसके अंदर ऐड कर दो ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, इंथैल्पी ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन, उसके अंदर ऐड कर दो ये इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, उसके अंदर ऐड कर दो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। तो ये टोटल इंथैल्पी चेंज आ गया इस प्रोसेस के अंदर। ये किसके बराबर होना चाहिए, ये होना चाहिए इस प्रोसेस की इंथैल्पी चेंज के बराबर। तो ये कितना हो जाएगा, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl। ठीक है भाई, यहाँ पर लैटिस एनर्जी हमें निकालनी है, तो लैटिस एनर्जी के अलावा बाकी प्रोसेसेस की जो वैल्यूज हैं वो यहाँ पर रखो। इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन ऑफ सोडियम क्या है, प्लस 108.4। इंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन क्या है सोडियम की, प्लस 495.6। प्लस लैटिस एनर्जी हमको निकालनी है, इसको लिख देते हैं डेल्टा H Le। प्लस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या है क्लोरीन की, प्लस का 121 किलो जूल पर मोल, प्लस अगले स्टेप में क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी कितनी है क्लोरीन की, तो वो है -348। तो इसको हम लोग माइनस लिख देते हैं भाई, प्लस और माइनस मिलके क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। 348.6 ये किसके बराबर होगी भाई, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, जो कि कितना है, माइनस का 411.2 किलो जूल पर मोल। प्लस माइनस करनी है, यहां से निकल के आ जाएगी आपके पास डेल्टा H लैटिस एनर्जी बराबर किसके आएगी भाई, यहाँ पर माइनस के 788 किलो जूल पर मोल के बराबर आएगी। अब यहाँ पर एक चीज और आपको कंफ्यूज कर सकती है भाई, ये प्लस माइनस के साइन हमेशा ही केमिस्ट्री में खास करके थर्मोडायनेमिक्स में कंफ्यूज करते हैं। आप लोग हो सकता है ये क्वेश्चन पूछो कि सर आपने भी तो यहाँ पर वैल्यू नेगेटिव निकाल दी लेकिन यहाँ पॉजिटिव लिखी हुई है, व्हाई इज दैट। देखो ये जो मिस्टेक है ना प्लस 788 वाली, ये मॉड्यूल्स के अंदर भी है, बड़ी बड़ी जो अकेडमीज है उनके मॉड्यूल्स के अंदर भी मैंने देखा, वहां पर इसकी वैल्यू पॉजिटिव लिखी हुई है। लिख सकते हैं कोई गलती नहीं है, लेकिन वहां पर एक्सप्लेनेशन नहीं दी हुई। यहां पर मैं आपकी कंफ्यूजन अभी दूर करता हूं भाई। देखो बोर्न हैबर साइकिल में क्या हो रहा है, लैटिस हम लोग बना रहे हैं, जब लैटिस का फॉर्मेशन होता है तब वहां पर एनर्जी रिलीज होती है भाई। अगर एनर्जी रिलीज होती है तो उसका साइन नेगेटिव ही आना चाहिए, फाइनल एनर्जी कम होती है इनिशियल से अगर एनर्जी रिलीज हो रही है तो इसलिए इसका साइन नेगेटिव ही आएगा। हाउएवर अगर किसी भी मॉड्यूल में अगर पॉजिटिव साइन लिखा हुआ है इस टोटल ओवरऑल प्रोसेस का बोर्न हैबर साइकिल में, तब वहां पर ये समझ लेना भाई कि वहां पर साइन कन्वेंशन को इग्नोर किया गया है। ठीक है, असल में इसका साइन नेगेटिव ही होगा, असल में लैटिस इंथैल्पी जो है वो रिलीज ही होने वाली है, इस वजह से क्या होगा, नेगेटिव ही साइन आने वाला है। अब यहीं पर एक और कंफ्यूजन आती है भाई स्टूडेंट्स के माइंड में कि बोर्न हैबर साइकिल के हिसाब से नेगेटिव वैल्यू आनी चाहिए, मॉड्यूल्स वगैरह में अकेडमीज ने, किताबों ने, ऑथर्स ने गलती से पॉजिटिव लिख दी है, कोई बात नहीं चल जाएगा। लेकिन एक और कॉन्सेप्ट होता है इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन का, जिसमें हम लोग इस सोडियम, ये जो सॉलिड कंपाउंड हमारे पास है इसको डिसोल्व करते हैं वाटर में, वहां पर लैटिस एनर्जी की वैल्यू पॉजिटिव लिखी होती है। तो वहां पर क्या चक्कर है भाई, वहां पर साइन कन्वेंशन के हिसाब से पॉजिटिव वैल्यू है, यहाँ नेगेटिव है। सीधी सी बात है, मैं आपको बिल्कुल सेकंड लेक्चर से बता रहा हूं, साइन कन्वेंशन ना प्रोसेस के ऊपर डिपेंड करता है। आप लोग एक बात ध्यान से सोचो, यहां पर आयंस से लैटिस बन रही है, यहां पर आयंस से लैटिस बन रही है, बॉन्ड्स का फॉर्मेशन हो रहा है, बॉन्ड जब बनते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, इसी वजह से लैटिस एनर्जी मैं यहां पर नेगेटिव आपको बता रहा हूं। हाउएवर अगर आपको इसी सॉलिड को मान लो कि वाटर के अंदर डिसोल्व करना है, वाटर में जैसे ही NaCl को ऐड करेंगे, सॉलिड NaCl को ऐड करेंगे, तब क्या होगा, वहां पर लैटिस का ब्रेक डाउन होगा, वहां पर इंडिविजुअल आयंस बनेंगे लैटिस से, इस वजह से वहां पर क्या होगा, वहां पर बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, वहां पर एनर्जी
कंज्यूम होगी, इस वजह से वहां पर साइन पॉजिटिव आएगा। तो कहाँ पॉजिटिव लेना है कहाँ नेगेटिव लेना है, ये प्रोसेस के ऊपर डिपेंड करेगा। ये एक ऐसी मिस्टेक है जो कि एक्सप्लेन नहीं की हुई है कहीं पर भी। आई होप आपकी क्लियर हो गई होगी। यही कंफ्यूजन आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में भी आती है। क्या लिखते हैं भाई, U इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। केमिस्ट्री में हो जाता है क्यू माइनस डब्ल्यू, है ना। रीजन वही है, प्रोसेस के ऊपर डिपेंड करेगा साइन कन्वेंशन। सिस्टम को हीट दी जा रही है या फिर सिस्टम हीट दे रहा है, वर्क डन सिस्टम के ऊपर हो रहा है या फिर सिस्टम खुद वर्क कर रहा है, इस बेसिस पे साइन डिसाइड होते हैं। तो लैटिस एनर्जी के जो नेगेटिव पॉजिटिव साइन है वो भी ऐसे ही डिसाइड होंगे बोर्न हैबर साइकिल के अंदर। क्योंकि लैटिस बन रही है, बॉन्ड बन रहे हैं, इस वजह से एनर्जी रिलीज होती है, साइन आएगा नेगेटिव। और इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन के अंदर जब हम लोग सॉलिड कंपाउंड को डिसॉल्व करते हैं तब वहां पर लैटिस ब्रेक हो रही होती है, बॉन्ड्स टूट रहे होते हैं, इसलिए वहां पर एनर्जी क्या होगी, कंज्यूम होगी, वहां पर पॉजिटिव साइन आएगा। तो अगर आपसे बोर्न हैबर साइकिल के हिसाब से कैलकुलेशन करवाई जाए तो भले ही नेगेटिव में आंसर लिख देना, लेकिन नीचे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना, ठीक है। साइन जरूर से समझना भाई, लैटिस एनर्जी यहाँ पर रिलीज होगी या फिर कंज्यूम होगी, ध्यान से समझना, ठीक है। आई होप ये कंफ्यूजन आपकी क्लियर हो गई होगी पॉजिटिव नेगेटिव साइन वाली। हो सके तो यहाँ पर भी भले ही इसको नेगेटिव लिख लो, कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। बस डिफरेंट मॉड्यूल्स के अंदर बुक्स के अंदर पॉजिटिव लिखा जाता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन आपको पता होना चाहिए साइन कन्वेंशन के हिसाब से यहाँ पर नेगेटिव आएगा। तो ये था भाई लैटिस एनर्जी का कैलकुलेशन बोर्न हैबर साइकिल से। सिंपल है। आगे हम लोग बात करते हैं भाई इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन की। इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन में हम लोग क्या करते हैं भाई, वाटर के अंदर मान लो कि हम लोग डिसॉल्व कर रहे हैं, है ना, इस तरीके से। तो वहां पर क्या होगा, जो हमारे हाथ में है वो है NaCl सॉलिड, ये है NaCl सॉलिड फॉर्म में, और यहाँ पर आके ये बन जाएगा NaCl एक्वस। एक्वस मतलब आयंस बन जाएंगे। तो यहाँ सॉल्यूशन के अंदर असल में ये Na प्लस और क्लोरीन माइनस की फॉर्म में एग्जिस्ट करने वाला है भाई, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वन मोल लैटिस ब्रेक हो रही है इनटू इंडिविजुअल आयंस। अगर बॉन्ड ब्रेक करने हैं तो एनर्जी यहाँ पर कंज्यूम होगी। तो इस प्रोसेस के लिए जो लैटिस एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी, प्लस 788 किलो जूल पर मोल। यहाँ पर पॉजिटिव साइन आपको लगाना पड़ेगा, बोर्न हैबर साइकिल में नेगेटिव साइन लगेगा। तो ये है भाई लैटिस एनर्जी और इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। अब यहाँ पर देखो भाई, टोटल एनर्जी का कितना चेंज आएगा जब लैटिस जो होगी, वन मोल लैटिस को हम लोग क्या करेंगे, वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे और उससे क्या बना देंगे, एक्वस आयंस होंगे। तब टोटल जो चेंज आता है इंथैल्पी का, उसी को बोला जाता है इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। तो इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन बेसिकली क्या है, जब वन मोल सॉलिड कंपाउंड, चाहे वो लैटिस हो चाहे वो नॉन लैटिस भी हो सकता है, कोई कोवेलेंट कंपाउंड हो सकता है जिसके अंदर आयंस ही ना होते हो, है ना। तो वहां पर क्या होगा भाई, देखो इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन सिंपल सी क्या बात है, वन मोल सॉलिड कंपाउंड को जब डिसॉल्व किया जाएगा सफिशिएंट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, तब वहां पर जो इंथैल्पी का चेंज आएगा उसको बोला जाता है इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। अब इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन जो होती है वो दो चीजों से मिलकर बनती है। पहली एनर्जी का क्या चेंज आएगा भाई, लैटिस ब्रेकडाउन होगी तो लैटिस एनर्जी, साथ में एक और अलग तरीके की एनर्जी भी रिलीज होती है यहाँ पे, जो कि क्या होती है, हाइड्रेशन एनर्जी। यहाँ पर दोनों चीजें ध्यान से समझो भाई, जब हम लोग सॉलिड को डिसॉल्व कर रहे हैं तब लैटिस यहाँ पर ब्रेक होने वाली है, तो एनर्जी यहाँ पर कंज्यूम होगी। इस सोल्वेशन वाली प्रोसेस में लैटिस एनर्जी इज कंज्यूम्ड। हाउएवर हाइड्रेशन एनर्जी जो होती है, बेसिकली वाटर के अंदर डिसॉल्व करने से सोलवेंट के अंदर जो चेंज आ रहा है उस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है। तो हाइड्रेशन एनर्जी इज रिलीज्ड। हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज क्यों होती है, ये केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में हमने बड़ा बढ़िया से समझा था, है ना, किस तरीके से पहले कौन सी इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होती हैं वाटर में, और आयोनिक सॉल्यूशन बनने के बाद किस तरीके की फोर्सेज होती हैं सॉल्यूशन में। तो हमने बेसिकली क्या देखा था भाई, जब हम लोग सॉलिड कंपाउंड को डिसॉल्व कर देंगे ना वाटर में, तब क्या होगा, वाटर के मॉलिक्यूल्स आयंस को घेर लेंगे, आयंस के साथ में वाटर मॉलिक्यूल्स की इंटरेक्शन होगी, उस इंटरेक्शन को क्या बोलते हैं, आयन डाइपोल इंटरेक्शन बोलते हैं, जो कि स्ट्रोंगर होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग से भी। तो बाद में जो है सॉल्यूशन के अंदर एक स्टेबल सिस्टम बना रहा है वाटर, एक स्ट्रोंगर
फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन मौजूद हैं, इसलिए स्टेबिलिटी आती है हाइड्रेशन से। यही रीजन है कि वाटर का जो सिस्टम है वो आयंस के डिसॉल्व होने के बाद ज्यादा स्टेबल बन जाता है। यही रीजन है कि हाइड्रेशन एनर्जी जो है रिलीज होती है। इसी को जो है बहुत डिटेल में हमने समझा था केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। तो यहाँ पर लैटिस एनर्जी कंज्यूम होती है, साइन होगा इसका पॉजिटिव, और हाइड्रेशन एनर्जी हमेशा रिलीज होती है, इसका साइन होगा नेगेटिव। अब यहाँ पर ये जो दोनों वैल्यूज हैं भाई, ये थ्योरेटिकली नोन भी है। लैटिस एनर्जी यहाँ पर कितनी होती है सोडियम क्लोराइड के लिए? 788 किलो जूल पर मोल। यहाँ पर मैंने पॉजिटिव लिखा है क्योंकि एनर्जी कंज्यूम हो रही है। यहाँ पर लैटिस बनेगी नहीं, बल्कि एक तरीके से डिकम्पोज होगी, लैटिस जो है ब्रेक डाउन होगी। हाउएवर यहाँ पर जो हाइड्रेशन एनर्जी होती है, जो एनर्जी रिलीज होती है वाटर के अंदर आयंस मिलाने से, वो कितनी होती है? माइनस का 784 किलो जूल पर मोल। तो अगर हमें इस प्रोसेस के लिए निकालना हो इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, तो वो कितना हो जाएगा भाई? ऐड कर दो दोनों को, 788 माइनस 784, ये आएगा 4 किलो जूल पर मोल। तो इसी वजह से भाई कोई सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ हीट चेंज, कोई सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ इंथैल्पी चेंज नहीं आता है जब सोडियम क्लोराइड को, 1 मोल सोडियम क्लोराइड को वाटर के अंदर डिसॉल्व किया जाता है। कोई हमें टेम्परेचर का चेंज ऐसा फील नहीं होता है कि इंथैल्पी बहुत ज्यादा चेंज हो गई है ना। ग्लास के अंदर नमक डालते हैं तो बहुत ज्यादा हीट वगैरह वहां पर जनरेट नहीं होती है, ऑलमोस्ट बराबर ही रहता है मामला। लैटिस को ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए, उतनी ही एनर्जी उनके हाइड्रेशन से रिलीज होती है। तो ओवरऑल मामला बैलेंस हो जाता है, साल्ट घुल जाता है, डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो ये था भाई इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट। प्रैक्टिस क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं भाई, ठीक है। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम लोग करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 देखो भाई, इज डिजोल्व्ड इन एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर माइनस 66.4 किलो जूल हीट इज इवोल्व्ड। हमें दी हुई है हीट इवोल्व्ड जब क्या हो भाई, जो 1 मोल है कॉपर सल्फेट का एनहाइड्रस का, वो क्या हो रहा हो? एक्सेस ऑफ वाटर के अंदर डिजोल्व हो रहा हो। एक्वस वाटर का मतलब हो गया भाई हमारे पास पानी है, एक्यू मतलब एक्वा, एक्वा मतलब पानी। तो यहाँ पर जब हमने डिजोल्व किया कॉपर सल्फेट एनहाइड्रस को, तो यहाँ पर क्या होगा भाई? आयंस बन जाएंगे। इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं? एक्वस कॉपर सल्फेट बोल सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया? कॉपर सल्फेट हमारा डिजोल्व हो चुका है। यहाँ पर जो इंथैल्पी का चेंज आता है वो हमको दिया हुआ है भाई माइनस का 66.4 किलो जूल। इतना जो है इंथैल्पी का चेंज हमारे पास आया है इस प्रोसेस के अंदर। आगे क्या दिया हुआ है भाई देखो, व्हेन 1 मोल ऑफ कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट इज डिजोल्व्ड इन वाटर द हीट चेंज इज दिस। जब हम लोग कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट को वाटर में डिजोल्व करते हैं तब क्या होगा भाई? तब भी हमारे पास यही बनेगा। देखो, हाइड्रेशन के जो 5 मॉलिक्यूल थे वो भी पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाएंगे, प्लस वाटर बन जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या होगा? एक्वस कॉपर सल्फेट ही हमें मिलने वाला है। कॉपर सल्फेट के ही आयंस हमें सॉल्यूशन के अंदर मिलने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट का हुआ है डिसोल्यूशन, जब इसको डिसॉल्व किया गया है, तब जो इंथैल्पी चेंज आया है वो बराबर है भाई किसके? प्लस का 11.7 किलो जूल के। तो इन दोनों रिएक्शंस के अंदर का इंथैल्पी चेंज हमको दे रखा है। हमें बताना है भाई इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑफ कॉपर सल्फेट। जिस प्रोसेस में कॉपर सल्फेट का हाइड्रेशन होता है, मतलब कि कॉपर सल्फेट जो है वो 5 वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ में मिलके हाइड्रेटेड कंपाउंड बनाता है, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट बनाता है, उसके अंदर इंथैल्पी का चेंज कितना होगा। तो यहाँ पर हम लोग आखिर कैसे अप्लाई करेंगे हमारे हेस लॉ को, वही हमें समझना है भाई। क्या करो, तीनों प्रोसेसेस की ना इंथैल्पीज को अलग अलग नाम दे दो, और तीनों की इक्वेशंस को भी नाम दे दो, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। तो हेस लॉ यहाँ पर कैसे अप्लाई करते हैं, मैं आपको एक सीधा सा मेथड बताता हूँ भाई। देखो, आपको क्या करना है, पहली और दूसरी इक्वेशन को किसी भी तरीके से प्लस करके माइनस करके हमें थर्ड इक्वेशन बनानी है। अगर वो हमने निकाल लिया कि थर्ड इक्वेशन जो है फर्स्ट को और सेकंड को ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके कैसे बनेगी, तो हम लोग बड़े आराम से इस थर्ड प्रोसेस की इंथैल्पी भी निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान से समझना भाई, एक चीज सोचने की कोशिश करना बहुत ध्यान से। थर्ड इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से कैसे बनेगी? सीधी सी बात है, देखो रिएक्टेंट में थर्ड इक्वेशन में कॉपर सल्फेट कहाँ है? लेफ्ट साइड में है। लेफ्ट साइड में है तो मतलब हमें कॉपर सल्फेट चाहिए भाई
लेफ्ट साइड में कौन सी इक्वेशन से मिलेगा, 1 से मिलेगा। तो अगर थर्ड इक्वेशन हमें बनानी है तो फर्स्ट इक्वेशन को एज इट इज लेना होगा। नेक्स्ट क्या है भाई, देखो सेकंड इक्वेशन के अंदर कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट है लेफ्ट साइड में, रिएक्टेंट की साइड में, लेकिन हमारी इक्वेशन जो है, जो डिजायर्ड इक्वेशन है, उसमें हमें ये सेम मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में चाहिए। तो अगर रिएक्टेंट से हमें प्रोडक्ट में वो मॉलिक्यूल लाना है तो सेकंड इक्वेशन को यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा। तो 1 - 2 जब हम लोग करेंगे, ऐसे थर्ड इक्वेशन हमारे पास बनेगी। आप लोग चाहो तो ये चेक कर सकते हो। देखो फर्स्ट इक्वेशन लिखो, क्या है, कॉपर सल्फेट प्लस एक्वा, ये बहुत सारा वाटर है, प्रोडक्ट में इससे बन रहा है कॉपर सल्फेट एक्वस। ये था कॉपर सल्फेट सॉलिड। कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट भी सॉलिड होता है, डिसॉल्व होने के बाद ये एक्वस बन जाएंगे, ठीक है। तो ये थी इक्वेशन 1। इस इक्वेशन 1 में से हमें माइनस करना है सेकंड इक्वेशन को। तो क्या हो जाएगा भाई, देखो कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट जो था वो माइनस हो जाएगा, माइनस कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट प्लस में एक्वस, ठीक है भाई। और उसी के साथ में प्रोडक्ट यहाँ पर क्या था, कॉपर सल्फेट एक्वस था, ये इसमें से माइनस कर दो, माइनस कॉपर सल्फेट एक्वस। तो यहाँ पर इस इक्वेशन को अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो देखो प्रोडक्ट साइड में कॉपर सल्फेट से कॉपर सल्फेट कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट जो है ये कैसा है भाई, ये हमारे पास है नेगेटिव के साइन के साथ। इसको जब हम लोग इस एरो के दूसरी तरफ ले जाएंगे तब हमारे पास क्या इक्वेशन बन जाएगी, देखो कॉपर सल्फेट प्लस एक्वस, ये वाटर सोलवेंट है भाई। यहाँ पर इसको एक तरीके से स्टोक्योमेट्री बराबर करना जरूरी नहीं है, सोलवेंट है बहुत सारा अवेलेबल है, एक्सेस में है। तो यहां से क्या हुआ, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट नेगेटिव था, एरो के दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। देख रहे हो, 1 इक्वेशन में से जब हमने 2 को माइनस किया तो ये हमारे पास इक्वेशन थर्ड ही तो बन गई, ये थर्ड इक्वेशन ही तो है। यहाँ पर ये एक्वा लिखा है, वहां पर ये 5 मोल H2O लिखा है, वैसे भी वाटर एक्सेस में ही होता है हाइड्रेशन के दौरान, ठीक है। तो ये इक्वेशन 3 बन गई। तो बेसिकली मैथमेटिकली हमने क्या किया, इस फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड को जब हमने माइनस किया तब हमारे पास थर्ड इक्वेशन आ गई। यहां से एक और बात आप लोग जानो, अगर थर्ड इक्वेशन 1 में से 2 को घटाने से बन रही है तो थर्ड इक्वेशन की जो इंथैल्पी होगी ना, वो भी सेम इक्वेशन को फॉलो करेगी। फर्स्ट इक्वेशन की इंथैल्पी में से अगर हम लोग सेकंड इक्वेशन की इंथैल्पी निकाल देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारे पास डेल्टा H3 की वैल्यू आ जाएगी। पुट कर दो भाई, डेल्टा H1 की वैल्यू है माइनस का 66.4 और इसमें से माइनस करना है डेल्टा H2 जो कि कितना है, प्लस का 11.7, तो 11.7 इसमें से माइनस हो जाएगा। टोटल आंसर हमारा आ जाएगा माइनस का 78.1 किलो जूल। आपको हैश लॉ ऐसे ही अप्लाई करना होता है। कुछ इक्वेशंस दी हुई होती हैं जिनकी इंथैल्पी चेंज भी दिया हुआ होता है, उसके बाद एक अननोन इक्वेशन आपको दे दी जाती है और उसकी इंथैल्पी फिर पूछी जाती है। तो ये आप लोग कैसे सोल्व करेंगे, आपको ये अंदाजा लगाना पड़ेगा कि हम दी हुई इक्वेशंस को किस तरीके से प्लस माइनस करें कि वो इक्वेशन बन जाए जिसकी इंथैल्पी हमें निकालनी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 2 इक्वेशन दी हुई थी जिनकी इंथैल्पी चेंज दी हुई थी, उसके बाद थर्ड इक्वेशन की इंथैल्पी चेंज हमें निकालनी थी। तो हमने क्या किया भाई, फर्स्ट इक्वेशन को और सेकंड इक्वेशन को किस तरीके से हम लोग ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें कि थर्ड इक्वेशन बन जाए। तो वो हमने इक्वेशन क्या ड्राइव कर दी, थर्ड इक्वेशन वाज इक्वल टू 1 - 2। उसके बाद हमने क्या किया भाई, इक्वेशंस की जगह पर उनकी इंथैल्पी लिख दी, क्योंकि थर्ड इक्वेशन इज इक्वल टू फर्स्ट इक्वेशन माइनस सेकंड इक्वेशन। इस हिसाब से थर्ड इक्वेशन की जो इंथैल्पी होगी वो भी किसके बराबर होगी, फर्स्ट इक्वेशन की इंथैल्पी माइनस सेकंड इक्वेशन की इंथैल्पी। इस तरीके से आपको लगाना होता है हैश लो, ठीक है भाई, ऐसे लगाते हैं हैश लो। आगे बढ़ते हैं भाई, ये हमारे पास एक क्वेश्चन ना एक्चुअल में पिछले लेक्चर का आ गया है, एक दो क्वेश्चन पिछले लेक्चर से आ गए हैं जिनमें हमें क्या निकालना है भाई, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी निकालना है। अगर आपने लास्ट लेक्चर देख रखा है तो बड़े आराम से इसको सोल्व कर दोगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। हाउएवर हम लोग अब भी सोल्व करवा देते हैं भाई, एक क्वेश्चन ही तो है। यहाँ पर क्या बताना है, देखो द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ x2 y2 एंड xy आर इन रेशियो 1:1/2:1। ये रेशियो दिया हुआ है भाई हमें बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का,
और क्या दिया हुआ है भाई, डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एक्स वाई, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया हुआ है एक्स वाई के लिए। हमें क्या निकालना है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी निकालनी है X2 की। देखो भाई, इक्वेशन लिखो सबसे पहले तो, हाफ मोल ऑफ X2 वो रिएक्ट कर रहे होंगे हाफ मोल्स ऑफ Y2 के साथ, जिससे क्या बन रहा होगा, 1 मोल XY बन रहा होगा। अब जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हमको दी हुई है उसका रेशियो असल में दिया हुआ है। रेशियो क्या है भाई, अगर हम लोग X2 की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, Y2 की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और XY की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का रेशियो लिखें तो वो कितना आ रहा है, 1:1/2। 0.5 को मैंने 1/2 लिख दिया है, रेशियो 1 ये आ रहा है। एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं पता, तो हम लोग क्या करते हैं भाई, मान लेते हैं जो हमें निकालना है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी X2 की निकालनी है, हम लोग मान लेते हैं X2 की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो है ना, डेल्टा H नेगेटिव जो है, वो है भाई 1x। अगर X2 की वैल्यू x है तो Y2 की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कितनी हो जाएगी, इसका आधा हो जाएगी, x/2। एक्स वाई की जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होगी वो कितनी हो जाएगी, वो भी एक्स हो जाएगी। तो रेशियो से हमने निकाल लिया भाई x/2 और x, ये क्या है मान लो एग्जैक्ट वैल्यू है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जीज की। अब इस रिएक्शन के लिए इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है भाई, माइनस का 200 किलो जूल पर मोल। अब यहां पर देखो भाई, आपको क्या करना है, टोटल रिएक्शन के अंदर जो इंथैल्पी चेंज हुआ है डेल्टा एच आर, उसको दो फॉर्म्स में लिखना है, एक इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की फॉर्म में और एक लिखना है बॉन्ड डिसोसिएशन की फॉर्म में। तो यहां से देखो भाई, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एक्स वाई जो होता है वही किसके बराबर होता है, डेल्टा एच आर के। टोटल रिएक्शन के अंदर जो इंथैल्पी चेंज आया है वो अगर हमें इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के हिसाब से दिखना है तो वो कितना होता था भाई, लास्ट लेक्चर याद करो, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, और ये होगा रिएक्टेंट्स। और अगर इसी इंथैल्पी चेंज को हमें बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जीज की फॉर्म में लिखना होता था तब वो कितना होता था भाई, इंथैल्पी ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस इंथैल्पी ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन ऑफ प्रोडक्ट। अगर इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के हिसाब से हमें टोटल इंथैल्पी चेंज को रिप्रेजेंट करना होता है तब वो होता था प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, और अगर इसी इंथैल्पी चेंज को हमें बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जीज की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होता था तब करते थे रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। तो यहां पर देखो, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन अगर हमें इस रिएक्शन के अंदर से निकालना है तो हमें क्या करना होगा भाई, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एक्स वाई में से माइनस करना पड़ेगा इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ X2 एंड Y2। अब यहीं पर आता है हमारा एक और कॉन्सेप्ट जो कि क्या बताता था, कोई भी कंपाउंड, कोई भी एलिमेंट अगर अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, नेचुरल फॉर्म में है, तो उसकी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को जीरो कंसीडर किया जाएगा। एक्स एलिमेंट जो है वो X2 फॉर्म में है, अपनी एलिमेंटल फॉर्म में है, इसकी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जीरो हो जाएगी। Y2 जो है वो भी एलिमेंट अपनी एलिमेंटल स्टेट में है, इसकी भी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जीरो हो जाएगी। तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के हिसाब से जो टोटल डेल्टा एच आर होगा, जो टोटल इंथैल्पी चेंज आएगा पूरी रिएक्शन में ही, वो किसके बराबर होगा, वो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एक्स वाई के ही बराबर हो जाएगा। इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस का 200 किलो जूल पर मोल। ये हमें किसके बराबर रखना है भाई, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जीज ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जीज ऑफ प्रोडक्ट्स। इनकी वैल्यूज क्या क्या है, x, x/2 और x है। अब यहां पर एक और बात ध्यान से समझो भाई, अगर हमें 1 मोल XY बनाना है, ये जो एनर्जी यहाँ पर लिखी है 200 किलो जूल पर मोल, ये कब की है भाई, ये तब की है जब 1 मोल XY बन रहा है ना। 1 मोल XY किससे बन रहा है, हाफ मोल X2 से और हाफ मोल XY2 से, है ना। लेकिन यहाँ पर जो बॉन्ड एनर्जी दी हुई है वो 1 मोल X2 की और 1 मोल Y2 की दी हुई है, हमें सिर्फ हाफ की चाहिए तो इनको हाफ करना पड़ेगा। यहाँ पर लिखो डेल्टा एच ऑफ रिएक्टेंट क्या हो जाएगा भाई, X2 की कितनी हो जाएगी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, हाफ ऑफ X प्लस दूसरा रिएक्टेंट देखो क्या है, Y2 है। Y2 की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या है 1 मोल की, 1 मोल के लिए है x/2, हाफ मोल के लिए क्या हो जाएगी, हाफ ऑफ x/2। सिंपल।
प्रोडक्ट के लिए देखो भाई, प्रोडक्ट के लिए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कितनी है, 1 मोल के लिए ही हमें चाहिए, 1 मोल की ही बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी चाहिए, 1 मोल की ही है x। तो यहाँ पर हाफ वगैरह हमें नहीं करना पड़ेगा, माइनस कर देंगे यहाँ से सिंपली x को। ये इक्वेशन हमारे पास बन गई भाई। यहाँ से क्या करो भाई, एलसीएम लो, 2 और 2 4, ये हो गया 4, ऊपर आ गया 2x प्लस x माइनस यहाँ आ गया 4x, और ये बराबर हो गया 200 किलो जूल पर मोल के। यहाँ पर अगर इसको फिर से आगे सोल्व करोगे तो ये बन जाएगा माइनस का 1/4x विल बी इक्वल टू माइनस का 200। माइनस का 1/4 को उस तरफ ले जाओ, प्लस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी प्लस का 800। ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी विल बी दी करेक्ट आंसर। इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप हमको ये थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन जो हैं ये सोल्व करने होते हैं भाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई, एक और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा सा मुश्किल सवाल भी कर लेते हैं। क्या है कि यूट्यूब पे सब लोग आसान आसान ही करवा देते हैं, मुश्किल रह जाते हैं। बहुत इजी है भाई, मुश्किल नहीं है, ये आपको डराने के लिए नहीं बोल रहा, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर हमें क्या बताना है, डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शन दी हुई हैं जिनके अंदर वाटर की फॉर्मेशन हो रही है। हमें बताना है कि इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर किसके बराबर होगा। देखो फर्स्ट रिएक्शन को ध्यान से देखो, इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, वाटर बन रहा है H प्लस आयन से और हाइड्रोक्सियल आयन से, जिसमें टोटल इंथैल्पी का चेंज आ रहा है -x1 किलो जूल पर मोल। इस रिएक्शन में जो टोटल इंथैल्पी का चेंज होगा, जो डेल्टा एच आर होगा, क्या वो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर के बराबर होगा? जी नहीं, नहीं होगा। जो टोटल इंथैल्पी चेंज होता है वो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट के बराबर तब होता है जब रिएक्टेंट्स अपनी नेचुरल स्टेट में हो। क्या हाइड्रोजन एलिमेंट की नेचुरल स्टेट H प्लस होती है? जी नहीं। क्या ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की नेचुरल स्टेट हाइड्रोक्सियल आयन होती है? जी नहीं। तो इस रिएक्शन के अंदर जो डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ वाटर होगा वो बराबर नहीं होगा भाई -x1 के। -x1 तो गलत आंसर हो गया। अच्छा, -x1 तो ऑप्शन में ही नहीं है। सेकंड इक्वेशन को ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल बन रहा है किससे, 1 मोल हाइड्रोजन गैस से और हाफ मोल ऑक्सीजन गैस से। यहाँ पर जो प्रोडक्ट बन रहा है वो हाइड्रोजन एलिमेंट और ऑक्सीजन एलिमेंट की नेचुरल स्टेट में ही रिएक्शन होने से बन रहा है। इस वजह से क्या होगा भाई, O2 की और H2 की, इन दोनों की तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हो जाएगी 0। तो इस वजह से इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर ही बराबर हो जाएगा टोटल इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के। तो यहाँ पर बराबर हो जाएगा, इसलिए इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर क्या होगा, -x2 होगा। -x2 देख लो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में है, यही करेक्ट हो जाएगा भाई। अगर टोटल रिएक्शन का इंथैल्पी चेंज किसी एक प्रोडक्ट के इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के बराबर हमें करवाना है तो वो तभी हो पाएगा भाई जब रिएक्टेंट्स अपनी एलिमेंटल स्टेट में हो, क्योंकि एलिमेंटल स्टेट में रिएक्टेंट्स का इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये था भाई क्वेश्चन। थर्ड में भी देखो आप लोग, देखो वाटर जो बन रहा है वो किससे बन रहा है, H2 से बन रहा है। ठीक है, H2 अपनी एलिमेंटल स्टेट में ही है, लेकिन कार्बन और ऑक्सीजन क्या अपनी एलिमेंटल स्टेट में है? जी नहीं। कार्बन की एलिमेंटल स्टेट होती है सिंपली C, ऑक्सीजन की एलिमेंटल स्टेट होती है O2 ना कि CO2। तो इस रिएक्शन के लिए भी टोटल जो इंथैल्पी चेंज होगा, जो -x3 होगा, वो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर के बराबर नहीं होगा। सिमिलरली यहाँ पर देखो, एक रिएक्टेंट O2 अपनी नेचुरल स्टेट में है, पर इथीन जो है, सॉरी ये इथाइन है एक्चुअली, है ना। तो यहाँ पर ये जो कार्बन और हाइड्रोजन है ये अपनी एलिमेंटल स्टेट में नहीं है। तो इस रिएक्शन का भी जो टोटल इंथैल्पी चेंज होगा वो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर के बराबर नहीं होगा। सेकंड इक्वेशन ही हमारा सही जवाब दे रही है, इसलिए क्या हो रहा है भाई, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर -x2 के बराबर हो जाएगा। डी हो जाएगा भाई करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं भाई, एक और क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव ऑन करते हैं। इसमें हमें क्या बताना है, देखो द फॉलोइंग टू रिएक्शंस आर नोन, ये दो रिएक्शन हमको दे रही है, 1 2, इन दोनों के लिए इंथैल्पी दे रखी है। एक थर्ड इक्वेशन और हमको दी हुई है जिसके लिए हमें निकालना है इंथैल्पी चेंज, मतलब हैश लो हमें लगाना है। किसी भी तरीके से इन ऊपर वाली दोनों इक्वेशंस को प्लस माइनस करो जिससे कि क्या बन जाए, हमारे पास थर्ड इक्वेशन बन जाए। देखो सीधी सी बात है, थर्ड इक्वेशन अगर हमें चाहिए, अगर हमें थर्ड इक्वेशन चाहिए
तो थर्ड इक्वेशन में क्या है, Fe2O3 रिएक्टेंट साइड में है, Fe2O3 रिएक्टेंट साइड में है। फर्स्ट इक्वेशन के अंदर भी देखो यही है, Fe2O3 रिएक्टेंट साइड में है। तो अगर हमें थर्ड इक्वेशन बनानी है तो फर्स्ट तो एज इट इज ले लेंगे। आगे क्या है भाई देखो, आगे हमें क्या चाहिए, थर्ड इक्वेशन के हिसाब से सोचो, हमें चाहिए कार्बन मोनोऑक्साइड किस तरफ, रिएक्टेंट्स की तरफ। सेकेंडली हमें क्या चाहिए, FeO फेरिक ऑक्साइड, ये हमें चाहिए प्रोडक्ट्स की साइड। लेकिन इक्वेशन 2 में क्या है, ये रिएक्टेंट्स की साइड में है। FeO हमको चाहिए, फेरिक फेरिक नहीं सॉरी ये फेरस ऑक्साइड है ना, आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये हमें प्रोडक्ट की साइड चाहिए। लेकिन सेकंड इक्वेशन में क्या है, ये रिएक्टेंट की तरफ है। इसलिए हमें अगर ऐसा करना है, थर्ड इक्वेशन बनानी है, तो सेकंड को ऐड करने से नहीं बनेगी, सेकंड को सब्ट्रैक्ट करने से बनेगी। वन इक्वेशन में से टू को अगर हम लोग माइनस करेंगे तभी ये इक्वेशन जो है बन सकती है। अब यहाँ पर जरूरी नहीं है कि पहली बार में ही हमारा ये जो हीट एंड ट्रायल वाला मेथड है ये काम करे। देखो मैं आपको अभी समझाता हूँ भाई, देखो फर्स्ट इक्वेशन लिखो क्या है, Fe2O3 प्लस 3CO, इनसे हमें क्या मिल रहा है, 2Fe प्लस 3CO2, ये है भाई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन को हम लोग रेड पेन से लिख लेते हैं। सेकंड इक्वेशन हमने बोला कि भाई हमें माइनस करनी है, माइनस करो, FeO हो जाएगा माइनस सेकंड इक्वेशन का, और जो कार्बन मोनोऑक्साइड है एक, वो भी माइनस हो जाएगा। सेकेंडली देखो, जो प्रोडक्ट बन रहे थे सेकंड इक्वेशन के अंदर, वो इनके प्रोडक्ट में से माइनस कर दो। क्या बन रहा था भाई, एक बन रहा था Fe, वो माइनस करो, एक बन रहा है Fe, वो माइनस करो। साथ में सेकंड इक्वेशन में क्या बन रहा है, एक CO2 भी बन रहा है, तो वो भी माइनस करो। अब यहाँ पर देखो, क्या हमारी इक्वेशन 3 यहाँ से बनेगी। देखो भाई ध्यान से समझना, ये टोटल इक्वेशन क्या बन गई, Fe2O3 ये हमें मिल गया। कार्बन मोनोऑक्साइड देखो भाई कितने बने, 3 यहाँ पर पॉजिटिव, एक यहाँ पर नेगेटिव, तो यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड कितने बन गए भाई, 2 बन गए। लेकिन हमें थर्ड इक्वेशन में क्या चाहिए भाई, एक ही कार्बन मोनोऑक्साइड चाहिए। इसलिए फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड को हटाने से हमें थर्ड इक्वेशन नहीं मिलेगी। हमें क्या करना होगा भाई, सेकंड इक्वेशन का ना डबल माइनस करना पड़ेगा। सेकंड इक्वेशन का डबल जब हम लोग माइनस करेंगे तभी जाके हमारे पास एक CO बनेगा। तो सेकंड इक्वेशन का अगर डबल माइनस करना है तो क्या करो भाई, इस इक्वेशन को एक तरीके से ये समझ लो 2 से मल्टीप्लाई करके फिर माइनस करो। अगर एक FeO था रिएक्टेंट में तो यहाँ पर क्या लिखोगे, 2 FeO लिखोगे। पहली बात तो भाई यहाँ पर ही FeO था, Fe नहीं था, इसका भी 2 माइनस होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि क्या हो रहे थे, एक माइनस हो रहे थे, ये भी 2 माइनस करो। प्रोडक्ट में भी यही काम होगा, यहाँ पर भी 2 Fe बनेंगे, माइनस 2 Fe कर दो। यहाँ पर भी 2 CO2 बनेंगे, माइनस का 2 CO2 करो। अब जाके देखो क्या हमारी इक्वेशन 3 बन गई। देखो भाई लिख के देखते हैं, Fe2O3 ये हमारे पास पूरा पूरा आ गया है। प्लस में और क्या आया है भाई देखो, 3 कार्बन मोनोऑक्साइड में से 2 कार्बन मोनोऑक्साइड को हमने माइनस कर दिया तो क्या बच गया, 1 कार्बन मोनोऑक्साइड ही बच गया। आगे देखो भाई आगे क्या है, और हमारे पास बच गया 2 मोल फेरस ऑक्साइड जो कि नेगेटिव साइन के साथ यहाँ पर है। इसको अगर हम लोग एरो के राइट साइड ले जाएंगे तो ये बन जाएगा 2 मोल ऑफ FeO। और देखो भाई और हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट साइड में देखो 2 Fe पॉजिटिव, 2 Fe नेगेटिव, ये मिलके आपस में खत्म हो गए। नेक्स्ट क्या करेंगे, 3 मोल CO2 में से माइनस करना है 2 मोल CO2, तो यहाँ पर 1 मोल ही CO2 बच जाएगा। अब यहाँ से ध्यान से देखो हमारे पास क्या बन गई, इक्वेशन नंबर 3 बन गई भाई एग्जैक्ट। तो एग्जैक्ट इक्वेशन जो बना, जिससे कि हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को प्लस माइनस करके थर्ड इक्वेशन बना सकते हैं। वो क्या बना, थर्ड इक्वेशन विल बी इक्वल टू फर्स्ट इक्वेशन माइनस ट्वाइस ऑफ सेकंड इक्वेशन। तो इसी वजह से डेल्टा H अगर हमें थर्ड इक्वेशन के लिए निकालना है, वो भी किसके बराबर होगा भाई,
डेल्टा H1 माइनस ट्वाइस ऑफ डेल्टा H2। इस ऐसे हमारे पास निकलेगा करेक्ट रिलेशन। तो डेल्टा H3 निकालो भाई। डेल्टा H1 कितना दिया हुआ है, माइनस का 26.8। इसमें से हमें घटाना है ट्वाइस ऑफ डेल्टा H2। डेल्टा H2 हमें कितना दिया हुआ भाई, माइनस का 16.5। माइनस का 16.5। तो यहाँ पर देखो ये माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा माइनस का 26.8 प्लस कितना होगा भाई 33। फर्दर सोल्व करेंगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी प्लस का 6.2 किलो जूल। ये मेंस 2010 का क्वेश्चन है भाई। डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। सिंपल सी बात है भाई, हेसलो जो हमें बताता था उसके हिसाब से हमें क्या करना पड़ेगा, जिस इक्वेशन की इंथैल्पी निकालनी है वो इक्वेशन बनाओ कैसे भी करके, दी हुई इक्वेशन से कैसे भी प्लस माइनस आपको करना पड़े, कोशिश करो कि जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है जिसकी इंथैल्पी हमें निकालनी है, थर्ड इक्वेशन की इंथैल्पी आपको निकालनी है, थर्ड इक्वेशन कैसे भी करके बना लो, उनको प्लस माइनस करके आपका आंसर जो है आ जाएगा। एक और क्वेश्चन करते हैं भाई, बड़ा ही सिंपल सा। देखो यहां पर क्या करना है, देखो हमें क्या दिया हुआ है, कंसीडर द फॉलोइंग प्रोसेसेस। तीन प्रोसेस दी हुई है जिनकी डेल्टा एच आपको दी हुई है। इन तीनों प्रोसेसेस को क्या करेंगे, 1 2 3 नाम दे देंगे। उसके बाद इनको प्लस माइनस करके हमें क्या करना है भाई, इस फोर्थ इक्वेशन की हमें निकालनी है डेल्टा एच की वैल्यू। क्या करेंगे, हमें फोर्थ इक्वेशन बनानी है। कैसे आएगी वो हम लोग देखते हैं भाई। देखो फोर्थ इक्वेशन में क्या है, हमें क्या क्या चाहिए भाई, हमें एक तो चाहिए बी, एक चाहिए डी। दोनों ही हमें कहाँ चाहिए, रिएक्टेंट साइड में चाहिए। और क्या क्या चाहिए फोर्थ इक्वेशन में, एक हमें चाहिए ई और एक हमें चाहिए 2c। ये भी हमें कहाँ चाहिए, ये भी हमें प्रोडक्ट साइड में चाहिए। तो अभी देखो भाई ये कहाँ कहाँ से आ सकते हैं। सबसे पहले ध्यान दो ई के ऊपर। ई के ऊपर मैं सबसे पहले क्यों ध्यान दे रहा हूँ, ई के जो नंबर ऑफ मोल हैं वो प्रोडक्ट में भी उतने ही है, फोर्थ रिएक्शन में भी उतने ही है जितने कि इन तीनों रिएक्शंस में है। थर्ड में ई हमारे पास आया है और 1 मोल ही आया है। इसके हिसाब से कैलकुलेट करो, चांसेस है कि आपका एक ही बार में काम चल जाएगा। फोर्थ इक्वेशन में ई है प्रोडक्ट के अंदर, लेकिन थर्ड इक्वेशन में ई लिखा हुआ है रिएक्टेंट के अंदर। तो थर्ड इक्वेशन हमें कैसी लेनी होगी भाई, नेगेटिव लेनी होगी, नेगेटिव ऑफ थर्ड इक्वेशन। उसके बाद देखो भाई, उसके बाद आपको क्या चाहिए, देखो हमें चाहिए 1 मोल ऑफ बी। हमें क्या चाहिए, 1 मोल ऑफ बी चाहिए। देखो हमारी फोर्थ इक्वेशन के अंदर 1 मोल ऑफ बी है। अब बी के साथ में दिक्कत ये है कि बी लिखा हुआ है भाई दो इक्वेशन में, पहली में भी दूसरी में भी। दूसरी इक्वेशन में 3 मोल है बी के और फर्स्ट में क्या है, एक ही मोल है बी का। तो हम लोग क्या करते हैं भाई, अगर हमें 1 मोल बी चाहिए तो सेकंड इक्वेशन को कर देते हैं इसमें ऐड। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान से समझना भाई, सेकंड इक्वेशन में अगर फर्स्ट इक्वेशन को ऐड करेंगे तो क्या होगा, 3b में से एक b तो माइनस हो जाएगा, हमारे पास 2b बच जाएगा, लेकिन हमें एक ही b चाहिए। इसलिए सेकंड में से 1 को डायरेक्टली ऐड नहीं करेंगे, हम 1 का डबल ऐड करेंगे, प्लस ट्वाइस ऑफ इक्वेशन 1। ऐसा करेंगे तब हमारे पास आंसर आएगा। अच्छा आप लोग ऐसे मत समझना कि बी तो दोनों में ही ऐसे है तो ऐड करने से कैसे होगा, माइनस करना पड़ेगा 3b में से माइनस 1b। जी नहीं, ऐड ही करना पड़ेगा। सेकंड इक्वेशन में बी रिएक्टेंट में है और फर्स्ट इक्वेशन में बी क्या है, प्रोडक्ट में है ना। इस वजह से आप लोग देखना 1b ही हमारे पास बचने वाला है। देखते हैं भाई, लिखना स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमारी फोर्थ इक्वेशन बनती भी है या नहीं। देखो थर्ड इक्वेशन का हमें लिखना है नेगेटिव। कैसे लिखेंगे भाई, थर्ड इक्वेशन क्या है, माइनस का हो जाएगा ई, माइनस का हो जाएगा ए, एरो की दूसरी तरफ क्या होगा, माइनस का 2d। तो ये हमने क्या किया है, एक तरीके से थर्ड इक्वेशन यहाँ पर लिख दी है। -3 हमें लेना था इक्वेशन के हिसाब से, इसलिए हमने माइनस साइन ऐड कर दिए हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, सेकंड इक्वेशन को ऐड करना है। ऐड करो भाई, सेकंड इक्वेशन के अंदर रिएक्टेंट क्या क्या है, एक है हमारे पास 3b, बस यही है। प्रोडक्ट क्या क्या है भाई, प्रोडक्ट को इस तरफ ऐड करेंगे। प्रोडक्ट क्या है, दो है हमारे पास सी और एक है हमारे पास डी। तो इस तरीके से हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऐड हो गई। अब हमें क्या करना है,
फर्स्ट इक्वेशन का ट्वाइस यहाँ पर ऐड करना है, फर्स्ट इक्वेशन का ट्वाइस ऐड करना है, इस फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। तो देखो भाई, ए के हाफ मोल थे इक्वेशन में, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ए का कंप्लीट 1 मोल बन जाएगा, तो ये हो गया प्लस ए, रिएक्टेंट में 1 मोल हो गया प्लस ए का। सिमिलरली फर्स्ट इक्वेशन जो थी उसके प्रोडक्ट में हमारे पास था 1 मोल ऑफ बी। हाउएवर इक्वेशन को हमने डबल किया हुआ है, इसलिए इसका भी डबल ऐड होगा प्रोडक्ट्स में। यहाँ पर आप लोग गलती ये करोगे कि रिएक्टेंट वाला मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में लिखाओगे, प्रोडक्ट वाला रिएक्टेंट में लिखाओगे। ध्यान रखना कहाँ पर रिएक्टेंट था, कहाँ पर प्रोडक्ट था, कहाँ पर प्लस लगाना था, कहाँ पर माइनस। ठीक है, इसको सोल्व करो भाई, इसको सोल्व करो। पॉजिटिव वालों को रिएक्शन के इस तरफ ले जाओ, नेगेटिव वालों को इस तरफ रखो। 3b, ठीक है, यहाँ पर प्लस ए से माइनस ए हो गया कैंसिल, क्या बचा भाई, माइनस का ई बचा। माइनस के ई को क्या करो, रिएक्शन के दूसरी तरफ भेज दो, ये बन गया प्लस का ई। और क्या क्या करना है भाई, देखो और क्या क्या बचा है रिएक्शन में। यहाँ पर ये 2d था और क्या था, d, माइनस 2d में से प्लस का d गया, तब क्या बना भाई, माइनस की 2d में से एक प्लस का डी गया, तो यहां पर ये बन गया क्या, माइनस का डी। यहां पर क्या बन गया, माइनस का डी। इस माइनस के डी को हम लोग यहीं पर लिख देते हैं एक बार प्लस में। और क्या क्या है भाई, यहाँ पर दो है हमारे पास सी और एक है दो हमारे पास बी, 2c प्लस 2b। और थोड़ा सा ट्राई करो, और थोड़ा सा इधर उधर करो, 2b को हम लोग प्रोडक्ट से उठा के ले जाते हैं रिएक्टेंट में, तो क्या बन जाएगा, 3b माइनस 2b। इन दोनों का काम खत्म। डी है यहाँ पर माइनस का, इसको रिएक्टेंट्स में लेके आओ, ये हो जाएगा प्लस का डी। हो गया भाई। और क्या क्या बचा, डी का भी काम खत्म, हमारे पास बच गया ई प्लस 2c। 3b में से 2 भी गए, हमारे पास बच गया एक बी। बी प्लस डी विल बी इक्वल टू ई प्लस 2c। बन गई ना इक्वेशन नंबर 4, ये बन गई इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 कैसे बनी, थर्ड में सेकंड को ट्वाइस ऑफ वन में ऐड किया, उसमें से माइनस कर दिया इक्वेशन 3 को, तब जाके हमारे पास फोर्थ इक्वेशन बनी है। तो इस हिसाब से जो डेल्टा एच निकलेगा, जो फोर्थ रिएक्शन का डेल्टा एच निकलेगा, वो कैसे निकलेगा भाई, सेकंड इक्वेशन का डेल्टा एच, सेकंड इक्वेशन का डेल्टा एच, उसमें ऐड करेंगे ट्वाइस ऑफ फर्स्ट इक्वेशन का डेल्टा एच, और उसमें से माइनस कर देंगे थर्ड इक्वेशन का डेल्टा एच। बस अब वैल्यूज ही पुट करनी है भाई। डेल्टा एच फोर क्या हो जाएगा, सेकेंड इक्वेशन का डेल्टा एच जो कि है -125, उसमें ऐड करना है ट्वाइस ऑफ फर्स्ट इक्वेशन का डेल्टा एच जो कि है 150, और फिर माइनस करना है थर्ड इक्वेशन का डेल्टा एच जो कि है 350। इसको अगर हम लोग सोल्व करें तो कितना आंसर आएगा, देखो -125 प्लस का 300 और माइनस का 350, तो ये हमारे पास बराबर आ जाएगा भाई किसके, माइनस के 175 के, -175। इसलिए बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। हेस लॉ के अंदर हमें यही करना है, जिस इक्वेशन की इंथैल्पी निकालनी है, बाकी इक्वेशंस को प्लस माइनस करके किसी भी तरीके से वैल्यू निकाल लो। वैसे भी ये मेंस का क्वेश्चन है भाई, न्यूमेरिकल थोड़े से आते हैं वहां पर हैवी, तो कर लेना ठीक है। तो इस तरीके से हमें हेस लॉ अप्लाई करना होता है, जिस रिएक्शन के लिए इंथैल्पी चेंज निकालना है वो इक्वेशन बना लो, दी हुई इक्वेशंस को प्लस माइनस करके जैसे भी दिमाग लगा के वो इक्वेशन बना लो, उसके बाद उसी इक्वेशन के अकॉर्डिंग इंथैल्पी जो है निकल जाएंगी। आगे बढ़ते हैं भाई, एक और हमारे पास क्वेश्चन बचा है, इसको भी हम लोग सोल्व कर लेते हैं। इसमें क्या करना है, देखो 3 थर्मोकेमिकल इक्वेशंस आर गिवन बिलो, ये 3 इक्वेशन हमें दी गई हैं। इन तीनों के बेस पे हमें क्या बताना है भाई, कौन सा रिलेशन जो है सही है, एक्स वाई इस तरीके से। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान से समझो भाई, कौन सी इक्वेशन का रिलेशन सही होगा, आप लोग बारी बारी से रख के देखो। ऑप्शन ए को चेक करो जरा, क्या z जो है वो x प्लस वाई के बराबर होगा। x क्या है हमारे पास, ये वाली इक्वेशन, y क्या है हमारे पास, ये वाली इक्वेशन। अगर हम लोग इन दोनों इक्वेशंस को जोड़ दें, तो क्या इन दोनों को जोड़ने से थर्ड इक्वेशन बनेगी, देखो
यहाँ पर इनको ऐड करेंगे तो 2 कार्बन हमारे पास बन जाएँगे, लेकिन थर्ड इक्वेशन में तो कार्बन है ही नहीं। तो ये तो हो गया बिल्कुल ही गलत जवाब। सेकंड देखो भाई, सेकंड के अंदर क्या बोला गया है? अगर हम लोग x और सॉरी y और z को अगर जोड़ दें, अगर y और z को अगर हम लोग ऐड करें, तब क्या ये इक्वेशन बन पाएगी? ये चेक करते हैं भाई, देखो इन दोनों को ऐड करते हैं। ये है z जो कि हमारे पास है CO प्लस हाफ O2, दिस इज गिविंग अस CO2। ये था हमारे पास z। इसके अंदर हमें ऐड करना है y को ऐड करो भाई जरा, कार्बन प्लस हाफ O2, दिस इज गिविंग CO। इन दोनों को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा भाई, देखो यहाँ CO रिएक्टेंट में, यहाँ CO प्रोडक्ट में, कैंसिल। क्या बचा? कार्बन प्लस हाफ O2 प्लस हाफ O2, ये बन गया 1 मोल O2, और यहाँ पर प्रोडक्ट्स में बच गया CO2। तो देखो भाई, Z को और Y को जब हमने ऐड किया है तो हमारे पास X बन गया है। ये किसके बराबर हो गया है? X। तो ये रिलेशन जो है बिल्कुल सही है। ये था भाई हमारे पास बोर्न हैबर साइकिल का प्रोसेस। आई होप आपको समझ में आया होगा भाई। न्यूमेरिकल्स जो है वो थोड़ा-सा थका देने वाले होते हैं भाई, लेकिन बहुत सिंपल है, कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल काम यहाँ पर नहीं है। आसानी से आप लोग सोल्व कर सकते हो। हेस लॉ के अंदर तो बस एक ही बात ध्यान में रखनी है, जिस रिएक्शन के लिए एंथैल्पी चेंज निकालना है, वो इक्वेशन बना लो बाकी इक्वेशंस को प्लस माइनस करके। ठीक है? कैसे करना है थ्योरेटिकली हम लोग समझ चुके हैं। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अगले लेक्चर में हम लोग थोड़ा-सा आगे बढ़ेंगे थर्मोडायनामिक्स में भाई। स्पॉन्टेनिटी को समझेंगे, किस तरीके से कोई भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है, फिजिबल होती है या फिर नॉन स्पॉन्टेनियस होती है। ये हम लोग कैसे जज करते हैं ये समझेंगे, और साथ में अगर टाइम बचा तो हम लोग थोड़ा-सा एक प्रैक्टिकल प्रोसीजर समझेंगे, जिस प्रोसीजर की हेल्प से हम लोग एंथैल्पी वगैरह को मेजर कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंटली किसी भी रिएक्शन की जो एंथैल्पी चेंज हुई है, डेल्टा एचआर जो हुआ है, उसको हम लोग मेजर कैसे करते हैं, कैलोरीमेट्री से कैसे मेजर करते हैं। कैलोरीमेट्री का मतलब यही है, कैलोरी मतलब एनर्जी की यूनिट, मेट्री मतलब मेजर करना, एनर्जी मेजर करनी है हमको। ठीक है? तो ये हम लोग समझेंगे आने वाले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग।